आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 24 फरवरी 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा पर फिर से टोटल कब्जे का प्लान। इसराइल ने 66 बक्सों में भेजी फलस्तीनियों की खोपड़ियां। पीएम मोदी का इसराइल दौरा, बड़ी सिक्योरिटी डील पर नजर। लेबनानी हुकूमत ने पहली बार दिया आईडीएफ पर हमले का हुक्म। बॉर्डर पर टेंशन हाई। F-22 जेट्स मिडिल ईस्ट रवाना। ईरान पर ट्रंप का फौजी दबाव बढ़ा और गल्फ में IRGC ने शुरू कर दी बड़ी ड्रिल, मिसाइल पावर की नुमाइश। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। इसराइली वजीर खजाना बेजलेल स्मोट्रिच ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाते हुए धमकी दी है कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले, सरेंडर नहीं किया, तो इसराइल गजा पर दोबारा टोटली कब्जा कर लेगा। एक इंटरव्यू के दौरान वो कह रहा था स्मोट्रिच कि हमास के पास सरेंडर करने के लिए बहुत कम वक्त बचा है और उसे गजा को पूरी तरह हथियारों से खाली यानी डीमिलिटराइज करना होगा। स्मोट्रिच ये दावा भी कर रहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसराइली फौज को अमेरिका और दुनिया का साथ मिलेगा कि वो खुद गजा के अंदर घुसकर कार्रवाई करे। वो चाहता है कि गजा की जमीन पर फिर से इसराइल का कंट्रोल हो जाए और इसके लिए उसने फौजी प्लानिंग भी शुरू कर दी है। एक और खबर, इसराइल ने 66 बक्सों में फलस्तीनियों की खोपड़ियां भेजी हैं। जी, इसराइली फौज की तरफ से गजा के अल-शिफा अस्पताल भेजे गए दर्जनों बक्सों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ब्रिटेन के बड़े लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने अस्पताल के डायरेक्टर के हवाले से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकये का खुलासा किया है। 24 फरवरी को सामने आई इसराइली फौज की इस शर्मनाक हरकत की अहम बातें जान लीजिए। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया के मुताबिक इसराइली फौज ने करीब 66 बक्से या बॉक्स अस्पताल भेजे, जिन्हें खोलने पर उनमें फलस्तीनियों की खोपड़ियां और बुरी तरह कटे फटे ऑर्गन बरामद हुए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन बक्सों में फलस्तीनी औरतों की लाशें भी थीं, जिनके जिस्म पर सर्जरी के गहरे निशान थे। इससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि लाशों से उनके अंदरूनी अंग यानी ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं। याद रखिएगा कि ये फलस्तीनी डॉक्टर और ब्रिटिश लीडर का दावा है, इल्ज़ाम है। अभी इस पर इसराइल ने कोई सफाई नहीं दी है। ये वो लोग हो सकते हैं फलस्तीनी जिनको जेलों में डाला गया था और अब जिनकी बॉडीज़ वापस की गई हैं, या जो मरे हुए उठाकर ले जाए गए थे गजा से। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसकी तस्दीक की है, लेकिन कि रेड क्रॉस के ज़रिए बड़ी तादाद में ऐसी लाशें और इंसानी हड्डियां मिली हैं जिनकी पहचान करना भी मुमकिन नहीं है। जेरेमी कॉर्बिन ने इस वाक़ये को बयान करते हुए इसे इंसानियत के नाम पर काला धब्बा बताया और कहा कि फ़लस्तीनी आवाम के साथ जो हो रहा है उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। और कमाल की बात देखिए कि जिस मुल्क की फ़ौज पर ऐसे संगीन इल्ज़ाम हैं, जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पर वॉर क्राइम्स के इल्ज़ाम हों, उसी मुल्क में उस मुल्क का पीएम जा रहा है जो किसी भी जालिम से ताल्लुक़ ना रखने की बात करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के जुल्म को रोकने का तरीका उससे ताल्लुक़ तर्क कर देना भी होता है, ना कि उससे ताल्लुक़ गहरे करना। अब एक और खबर जिससे हमारा और आपका भी कनेक्शन है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी बुध को इसराइल के 2 दिन के ऑफिशियल दौरे पर तेल अवीव पहुंच रहे हैं। इस दौरे में दोनों मुल्कों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान जॉइंट सिक्योरिटी एग्रीमेंट को अपडेट किया जा सकता है। इस नए समझौते से दोनों मुल्कों के बीच फौजी तालमेल और गहरा होगा। साथ ही भारत को उन सेंसिटिव टेक्नोलॉजी यानी बेहद ख़ास तकनीक तक पहुंच मिल सकेगी जिसे इसराइल ने अब तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है। यानी इसराइल भारत को कोई अलग तरीके का हथियार या उसकी टेक्नोलॉजी दे सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू इस दौरे को लेकर काफ़ी जोश में है और वो इसे एक हिस्टोरिकल लम्हा, एक ऐतिहासिक लम्हा बता रहा है। वो चाहता है कि भारत के साथ मिलकर एक ऐसा मजबूत अलायंस बनाया जाए जो रीजन के चैलेंजेस का सामना कर सके। अगर यह अलायंस बन गया और नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी तो क्या भारत ईरान के खिलाफ उतरेगा? नेतन्याहू काफ़ी वक्त से ये सोच रहा था कि भारत जैसी बड़ी ताकत के साथ रिश्तों को एक नए मुकाम पर ले जाया जाए और अब उसने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। अपने इस दौरे के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसराइली पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहते हैं, उसको भी खिताब करेंगे, वहाँ स्पीच देंगे, जो किसी भी भारतीय वज़ीर आज़म के लिए पहला मौका होगा। ऐसा इससे पहले कि तमाम भारतीय प्राइम मिनिस्टर और मेरे दोस्तों फ़लस्तीन के हक और हमदर्दी के साथ खड़े होकर इसराइल जाने से बचते रहे थे।
اب लेबनान से आया एक ज़बरदस्त ऐलान सुन लीजिए। लेबनान की हुकूमत ने पहली मर्तबा आईडीएफ पर हमला करने का हुक्म अपनी फ़ौज को दे दिया है। ये करवटें हैं जो बदल रही हैं। लेबनान की फ़ौज ने मंगल को अपने जुनूबी बॉर्डर पर तैनात फ़ौजी दस्तों को हुक्म दे दिया है कि अगर इसराइल की तरफ से गोलीबारी होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, गोली के बदले गोली चले। लेबनानी फ़ौज के मुताबिक जब उनके सिपाही सरदा मरजायू इलाके में एक नई चौकसी पोस्ट बना रहे थे, तभी इसराइल की तरफ से वहां फायरिंग की गई। फौज ने अपने बयान में बताया कि उस दौरान एक इसराइली ड्रोन भी काफ़ी नीचे उड़ रहा था और वहां मौजूद फौजियों को डरा धमका रहा था। लेबनान की ज़मीन पर लेबनानी फौजियों को डराया धमकाया जा रहा था ताकि वो उस जगह को छोड़कर भाग जाएं। लेबनानी कमांड ने साफ कर दिया है कि वो अपनी पोस्ट और ज़्यादा मजबूत करेंगे, वहीं डटे रहेंगे और किसी भी हमले का जवाब मुंह तोड़ देंगे, पूरी तरीके ज़बरदस्त तरीके से देंगे। उधर नेतन्याहू इस सरहद पर भी टेंशन बढ़ाने की कोशिश में है और वो चाहता है कि लेबनानी फौज जो है वो पीछे हट जाए ताकि उस इलाके पर इसराइल का दबदबा कायम रहे। अमेरिकी फौज ने अपने सबसे ताकतवर और एडवांस्ड F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से इंग्लैंड के रॉयल एयरफोर्स लेकिनहीथ एयरबेस पर मौजूद ये बहरा जंगी जहाज अब इलाके की तरफ कूच कर रहे हैं, रीजन की तरफ कूच कर रहे हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि इन जहाज़ों ने इंग्लैंड से उड़ान भरी और रास्ते में ईंधन भरने के लिए ये KC-46 रिफ्यूलर हवाई जहाज़ों की मदद ले रहे हैं। ये तैनाती डोनाल्ड ट्रंप के उस बड़े फौजी जमावड़े का हिस्सा है जिसके जरिए वो ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ F-22 ही नहीं बल्कि F-35, F-15 और F-16 जैसे दर्जनों जंगी जहाज भी मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। ईरान भी अपनी फौज के जरिए दम दिखाने से चूक नहीं रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने गल्फ के साहिल इलाकों में अपनी ज़मीनी फौज की बड़ी मशकें यानी ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक इन मशकों में ईरान अपनी नई और एडवांस्ड मिसाइलों और हथियारों का मुजाहिरा कर रहा है, उनकी टेस्टिंग कर रहा है। अभी नेवी की ड्रिल हुई थी, अब ये आर्मी की ड्रिल हो रही है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब अमेरिका ने 2003 के इराक हमले के बाद अब तक का सबसे बड़ा फौजी जमावड़ा इस रीजन में लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम बंद नहीं किया तो वो बड़ा हमला कर सकते हैं। इसी बीच लेबनान के वजीर खारजा ने आगाह किया है कि अगर टेंशन बढ़ी तो इसराइल उनके मुल्क के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। 2 लेबनानी अफसरों ने बताया कि इसराइल ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने दखल दिया तो वो लेबनान पर बड़ा हमला करेगा। नेतन्याहू भी यही चाहता है कि अमेरिका जल्द से जल्द ईरान को निशाना बनाए और वो काफ़ी वक्त से ये सोच रहा था कि इसी बहाने हिजबुल्लाह का भी खात्मा कर दिया जाए। लेकिन अब लेबनान की तरफ से भी इसी सिनेरियो में वार्निंग आई है कि गोली चली तो जवाब गोली से मिलेगा। कुछ खबरें यहाँ से समझ लीजिए। अमेरिका ने कहा है कि सब कुछ टेबल पर मौजूद है और अगर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बात नहीं बनी तो जंग का रास्ता अपनाना पड़ेगा तो अपनाया जाएगा। सब कुछ मौजूद है। पीट हेग्सेथ का ये बयान है। यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी है, वॉर मिनिस्टर है, जो भी आप कह लीजिए, मतलब डिफेंस मिनिस्टर है। तो ये कह रहे हैं कि हर चीज़, हर ऑप्शन मौजूद है, ऐसे नहीं तो वैसे निपट लेंगे। अगली हेडलाइन ये कहती है कि जैसे जैसे ट्रंप का प्रेशर बढ़ता जा रहा है ईरान पर, ईरान वैसे और हिम्मत दिखा रहा है। ईरान ने फिर से कहा है कि हम अपने अमन पसंद न्यूक्लियर एनर्जी के जो राइट है, जो हक है, उसे हम ख़त्म नहीं करेंगे। हम अपना यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं सिर्फ बिजली बनाने के लिए, हम वो करते रहेंगे। हम माजूर नहीं होना चाहते और कोई प्रेशर हम पर दबाव डालकर हमारे इस हक को ख़त्म नहीं कर सकता। हम इस पर कोई सौदा नहीं करेंगे। ईरान के अंदर फिर से मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 धड़ों में बट गए हैं, एक ईरानी निज़ाम के ख़िलाफ़ और एक ईरानी निज़ाम के सपोर्ट में। जो ख़िलाफ़ हैं उन्हें ईरान की हुकूमत और ईरान के निज़ाम ने सीधी वार्निंग दे दी है कि आप लोग मुजाहरे कर सकते हैं लेकिन लाल लकीर को पार मत करना, रेड लाइन को क्रॉस मत करना। अगर आपने आगजनी की, तोड़फोड़ की, कत्लो गारत किया तो फिर आप समझ लीजिए आपसे सबसे सख्त तरीके से निपटा जाएगा। तो अब ये जो फिर से रीजन में फाइटर जेट्स आ रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं
اور پھر ایران میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. آپ انہیں لنک کر کے دیکھیں تو لگ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاں تیز کرو. آ چکے ہیں ہم. یہ چیزیں ہیں. اچھا اب ایک ایجپٹ کی تصویر دیکھیے. وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑک گیا. رمضان کے مہینے میں افطار کے لیے جب کچھ پاؤچز بانٹے گئے تو اس میں کھجور کے ساتھ سگریٹ رکھ دی گئی. میں مصریوں کے ساتھ تھوڑا رہا ہوں, میں نے دیکھا بہت سگریٹ پیتے ہیں. دخان بولتے ہیں آئی تھنک عربی میں. تو بہت سگریٹ پیتے ہیں. تو کیا فوراً کھجور کھاتے ہی سگریٹ پی لیتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا تھا, لیکن ایک پیکٹ میں 3-4 کھجور ہیں اور 1-2 سگریٹ ہیں. اور اس کو لے کر بڑی کنٹروورسی ہو رہی کہ بھیا آپ نے افطار کا تماشا بنا. یہ کسی شخص نے کیا ہوگا اپنے دوستوں کے لیے یا کسی کے لیے, حکومت نے نہیں کیا. مطلب بہت سے لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں حکومت کے لیے, تو حکومت نے نہیں کیا یہ. لیکن جس نے بھی کیا ہے اس کو لے کر بڑی کنٹروورسی سوشل میڈیا اور میڈیا پر ہو رہی ہے. سوڈان میں حالات بے حد خراب ہیں. سوڈانی آرمی اور RSF کے بیچ تو ایک طرف لڑائی خانہ جنگی 3 سال سے چھڑی ہوئی ہے. ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں. لاکھوں لوگ پناہ گزین بن چکے ہیں اپنے ہی ملک میں. ادھر سے ادھر مارے گھوم رہے ہیں. اب وہ لوگ جو ان بے گھر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی نشانے پر ہیں باغیوں کے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوڈان کے جو فیکشنز ہیں, باغی لوگ ہیں, وہ تمام ہیومینیٹیرین ورکرز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان پر حملے کر رہے ہیں, اور وہ جو سامان مدد کے لیے لا رہے ہیں انہیں لوٹ کر لے جا رہے ہیں. یہ سارا کھیل سوڈان کی زمین پر چل رہا ہے. رشیا اور یوکرین کی جنگ کو آج 4 سال پورے ہو چکے ہیں شروع ہوئے, اور اس موقع پر رشیا اور یوکرین کی جنگ کی چوتھی یہ جو برسی کا یہ سالگرہ کے یہ جنگ شروع ہونے کا جو ہے موقع, اس پر یورپ نے پوری طریقے سے یوکرین کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے کے عہد کو دہرایا ہے اور کہا ہے کہ ہم یوکرین کی مدد کرتے رہیں گے. رشیا کے پاؤں جو یورپ کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں ہم یوں ہی آسانی سے بڑھنے نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے. رمضان ہے, زیادہ لمبا ویڈیو ہم بنائیں گے تو آپ بھی نہیں دیکھ پائیں گے اور ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہوتا کہ بنا دیں. تو کوشش کی تھی, امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی.